क्लास 11 केमिस्ट्री के पिछले 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद आप लेकर आए आपके लिए चैप्टर नंबर 5 द्रव्य की अवस्था है स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 के लिए। जी हां, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ये वीडियो जिसमें हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे ऐसे कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं करना होगा, सारी चीज आपको फील हो जाएगी एवं सुपर ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जिससे आप क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को यू धड़ाधड़ सेकंडों में सॉल्व करोगे। और चाहे आईटी नीट का एग्जाम हो चाहे क्लास 11 का एग्जाम हो, सब में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ोगे। जी हाँ, चलिए अब वेट नहीं करते, अपने शानदार चैप्टर का शानदार एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आने पर, ठीक है? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको पता है इस चैप्टर में 5 नियम है टोटल। पहला बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसिक का नियम, एक है हमारा एवोगाड्रो का नियम और है हमारा आदर्श गैस समीकरण जो लास्ट में। ओके, और इन 5 नियम को हमने 2 वीडियो में यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ा भी रखा है। इस ट्रिक में हम आपको बताने वाले हैं इन तीनों नियम को बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ याद रखना है। ओके, क्योंकि इस तीनों नियमों में कई सारी चीजें हैं, कई बार मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, फॉर्मूले में क्या होगा, पी होगा, टी होगा, क्या होगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अगर आपको इस ट्रिक को सीख लिया। ओके, ट्रिक इस प्रकार है, आपको सबसे पहले 3 चीजें लिख लेनी है। क्या लिखनी है? पी, वी एवं टी, ये 3 चीजें लिख लेनी है। इस प्रकार एरो बना देने हैं, पी से वी तक एरो, फिर वी से टी तक एरो, फिर टी से पी तक एरो बना देने हैं। ओके, और इन तीनों का नाम बारी बारी से यहां पर लिख देना है। पी के ऊपर बॉयल, के ऊपर चार्ल्स और टी के ऊपर आप लिख देंगे गैलुसेक। और इस तरह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहां पर लगा देना है। यहां पर बटा अनुक्रमाती का चिन्ह लगाएंगे। आपको पता है पहला नियम जब हम निकालेंगे तो उसमें बटा कुछ होता है, बटे में कुछ होता है, इसलिए हम यहां पर लिख रहे हैं। अब देखिए पहला नियम है हमारा बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम निकालने के लिए आप इसमें बॉयल लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो यहां से यहां तक रिलेशन बनाओगे। तो पी एवं वी के साथ कैसा रिलेशन है? यहां पर पी एवं वी के साथ कैसा रिलेशन है? देखिए अनुक्रमपाती तो है लेकिन बटा अनुक्रमपाती है, यानी 1/, हमारा ये है। ओके, तो सिंपली यहां से बॉयल का नियम निकल कर आ गया। ओके, जो चीज हमारे छूट गई, जैसे टेम्परेचर छूट गया, इसका मतलब क्या है? ये टेम्परेचर हमारा क्या है? यहाँ पर स्थिर है। तो यहां से आपको ये निकल कर आ भी गया नियम कि स्थिर ताप पर हमारा जो होता है दाब, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम निकालेंगे तो चार्ल्स के साथ यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका इसके साथ एरो बनाया, इसका रिलेशन निकालेंगे। आयतन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन आएगा, यानी आयतन अनुक्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के। जो चीज छूट गया यहाँ पर पी हमने नई रिलेशन बनाया, तो पी हमारा क्या है? यहाँ पर दाब यानी कि स्थिर है। ओके, गैलुसेक का नियम कैसे आएगा? गैलुसेक यहाँ लिखा हुआ है, इसमें और इसमें रिलेशन बनाइए। क्या है? हमारा ताप है एवं दाब है। ओके, ताप है हमारा दाब है, तो ताप एवं दाब में रिलेशन कैसे बनेगा? दाब एवं ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। पी टी हमारा अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। जो चीज छूट गया यानी कि वी हमारा क्या होगा? यहाँ पर स्थिर होगा। ओके, तो इस ट्रिक से तो आप क्या याद रख सकते हो? तीनों नियम को आसानी से याद रख सकते हो। बॉयल चार्ल्स, यहाँ से बॉयल निकालोगे तो इसमें रिलेशन बनाओगे, चार्ल्स का निकालोगे इसमें गैलुसेक का निकालोगे तो इसमें रिलेशन बनाओगे और नियम आपका आ जाएगा। ओके, और लास्ट में जो हमारा आदर्श गैस समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण इन सभी समीकरण को मिलाकर बना दिया जाता है। एक हमारा चौथा समीकरण होता है एवोगाड्रो का नियम, उसमें उन्होंने आयतन को अनुक्रमानुपाती माना जाता है नंबर्स ऑफ मोल, मोलों की संख्या को। तो इन चारों नियम को मिलाकर आदर्श गैस समीकरण निकाली जाती है, पीवी = NRT। तो ये दोस्तों 5 नियम होते हैं जिसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपने ट्रिक को समझ लिया है, आपको सभी फॉर्मूलेस याद हो गए होंगे उस ट्रिक से। ओके, तो ये पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान में दिया है स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या है? यहाँ पर हमारा क्या है? स्थिर है। ओके, चलिए ठीक है। तो दिए गए द्रव्यमान यानी कि नंबर्स ऑफ मोल भी स्थिर होते हैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ मोल क्या होते हैं? द्रव्यमान बटे हमारा क्या होता है? अणु भार होता है। नंबर्स ऑफ मोल द्रव्यमान बटे अणु भार होता है। ओके, जब हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा? दिया गया है यानी कि स्थिर है, वो बदलेगा नहीं, तो ये भी हमारा कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी स्थिर है, नंबर्स ऑफ मोल भी स्थिर है, तो हमारा दाब क्या होगा? आयतन के अनुपात स्थिर होगा। क्या हमारा केवल आयतन स्थिर होगा? क्या हमारा केवल दाब स्थिर होगा? क्या हमारा दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होगा? क्या स्थिर होगा? तो ये कैसे पता करें हम? देखिए यहाँ पर कई चीजें दी हुई है, हमें ताप कहा गया है, नंबर्स ऑफ मोल यानी द्रव्यमान स्थिर कहा गया है, दाब एवं आयतन, कई सारी चीजें इसमें है। तो यहाँ पर जब कई सारी चीजें आ जाती हैं तो सभी का जो मिश्रण वाला हमारा होता है क्या? गैस का समीकरण पीवी = NRT, ये जिसमें सभी गैसों के नियम को मिला दिया जाता है। तो ये वाला समीकरण आप यूज करके सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या स्थिर है? हमारा तापमान स्थिर है, नंबर्स ऑफ मोल दिया गया है, द्रव्यमान हमको दे दिया गया है, यानी कि वो चेंज नहीं होगा द्रव्यमान, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल भी स्थिर होंगे। आर तो हमारा क्या नियतांक होता है, गैस नियतांक होता है, तो ये भी स्थिर होगा। तो जब ये सभी चीजें स्थिर होंगे तो हमारा दाब एवं आयतन, इन दोनों का गुणनफल, यहाँ पर गुणा हो रहे हैं ना दोनों चीज, इन दोनों का गुणनफल दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई तो
इन दोनों का गुणनफल भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है यही, तो यही होगा हमारा आंसर। तो देख लीजिए दोस्तों, जहां पर केवल दो चीज की बात करें तो आप किसी ऐसी समीकरण का यूज करोगे जिसमें दो चीज होते हैं, पी अनुपाते 1/v हो गया, पी अनुपाते v कुछ भी हो गया हमारा, जो हमने याद करे वो लेंगे। लेकिन अगर सारी चीज दे दी हो तो वहां पर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी जो मिश्रित है जिसमें कई सारी चीजें आती है उसका यूज करोगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बॉयल के नियम अनुसार क्या सही है। देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि बॉयल के नियम में हम क्या टिक लगाएं। ओके, तो बॉयल के नियम में एक बात याद रखिए, हमेशा क्या होता है, वृत्त समानुपाती। पहला नियम में क्या होता है हमारा वृत्त समानुपाती, यानी अनुक्रमानुपातिक चिन्ह के बाद एक बटा कुछ होता है। ओके, तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है पी अनुक्रम वित्त क्रमानुपाती होता है आयतन के, यानी इस अनुक्रमानुपाती के बाद एक बटे में कुछ है वी आयतन, तो यही ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर दोगे आसानी से। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर एक गैस का प्रारंभिक दाब एक वायुमंडल है, तब इसका आयतन पहले का 1/4 कर दिया जाए तब हमारा दाब होगा। ओके, तो यहां पर अब कौन सा हम फॉर्मूला लगाए, हमें यहां पर दिया किसी गैस का प्रारंभिक दाब, हमारा प्रारंभिक दाब हमारा क्या दिया हुआ है, एक वायुमंडल है, एक वायुमंडल है। ओके, लेकिन जब दाब हमारा एक वायुमंडल है तब हमने क्या कर दिया, इसका आयतन पहले का 1/4 कर दिया, तब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, दाब हमारा क्या चेंज होगा। ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर दाब एवं आयतन इन दो चीजों में क्या किया है, गुणा भाग किया हुआ है। तो यहां पर जहां पर दाब एवं आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें दाब भी होता है एवं आयतन भी होता है, तो ये फॉर्मूला यही होता है, पी एवं आयतन में संबंध यही होता है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दाब हमारा अनुक्रमानुपाती होता है 1/v के, यही वाला में कहा के गए हम, दाब तो हमारा एक ही था, प्रारंभिक दाब इसका क्या एक है, तो हमारा पी सिंपली 1/v के बराबर है। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, इसका आयतन पहले का 1/4 कर दिया, तब हमारा दाब क्या होगा, तब हमें दाब पता करना है क्या होगा, वही हमें निकालना है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, आयतन को 1/4 कर देंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा काम करेंगे। तो पी तो हमारा कोई बदलाव हमने नहीं किया, पी तो पी है, लेकिन हमने आयतन को क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, तब हमें दाब निकालना। तो आइए दाब निकालते, पहले इसको इधर गुणा करते हैं, तो 1/4 पी अनुक्रमानुपाती 1 हो जाएगा, पी हमें निकालना है, तो पी अनुक्रमानुपाती सिंपली 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाएंगे तो बराबर का चिन्ह ही आ जाएगा, तो पी हमें 4 हो जाएगा, यानी एक पहले 1 था, तो पी कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हम आपको सिंपल तरीका बता रहे, ज्यादा कंफ्यूजन तरीका नहीं बता रहे, जिस चीज में आपसे खेल रहा है वही चीज का फॉर्मूला लगा दो। जैसे दाब आयतन में खेला था तो दाब आयतन वाला फॉर्मूला था बॉयल का नियम में, वही हमने लगा दिया और आंसर आ गया। अगर कई सारी चीजें आ जाए उसी में, दाब आयतन ताप, उसी में आपका नंबर्स ऑफ मोल भी आ जाए, गैस नियतांक आ जाए, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसी में ये सभी चीजें होती हैं। आइए चौथा देखते हैं एमसीक्यू। दाब स्थिर है तब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन V था। जब दाब हमारा स्थिर था तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या था, गैस का आयतन V था, लेकिन हमने आयतन को दुगना कर दिया, तब हमारा ताप क्या होगा वो हमें निकालना है। देखिए ताप में खेल रहा है एवं क्या खेल रहा है, आयतन में खेल रहा है, टेम्परेचर एवं हमारा आयतन में खेल रहा है। ओके, तो टेम्परेचर एवं आयतन के बीच में कौन सा फॉर्मूला होता है, अभी देखते हैं, PVT यही होता है, टेम्परेचर एवं आयतन के बीच में फॉर्मूला ये वाला होता है। इसमें अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाते हैं, यानी सिंपली ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर अनुक्रमानुपाती होता है V से, यही फॉर्मूला हो जाएगा। और कौन सा नियम होगा, ये चार्ल्स यहाँ पर लिखते थे, यानी चार्ल्स का नियम है ये। ओके, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। टेम्परेचर हमारा क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से बोले तो हमारा केल्विन में 273 केल्विन होगा। ओके, तो जब हमारा ताप क्या था, 273 केल्विन था, तो हमारा आयतन क्या था, हमारा V था, आयतन हमारा V है। लेकिन हमें जब आयतन को दुगना कर दिया, यानी आयतन में हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। आयतन को दुगना कैसे करेंगे, जब 2 का गुणा करेंगे तभी ना आयतन दुगना होगा। हाँ, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब ताप होगा, यही हमें पता करना है। तो आयतन को दुगना करने के लिए 2 से हम गुणा करेंगे, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, ये तो 2V हो जाएगा, ये 2 का गुणा होगा 2V हो जाएगा, लेकिन 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती में पता है ना, जब ये चीज बढ़ता है तो ये भी बढ़ जाता है, अगर ये घटा तो ये भी घट गया। अगर हमने आयतन को दुगुना किया तो 2 से गुणा किया तो 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, नहीं ये भी दुगुना हो जाएगा। 273 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 546 केल्विन हो जाएगा। यानी 2 जब आयतन है, आयतन 2 है, दुगना है, तो हमारा ताप क्या होगा, 546 केल्विन लगाएंगे, सेल्सियस लगा के गलती मत करिएगा, केल्विन में ही हमेशा ताप हम देखते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 5वां एमसीक्यू देखते हैं। कैसे आदर्श व्यवहार से विचलित दर्शाती हैं, क्योंकि उनके अणु नगण्य आयतन घेरते हैं, कि मध्य आकर्षण बल होता है, कि मध्य आकर्षण बल नहीं होता है, बहुपरमाणुक होते हैं। जिन्होंने अगर वीडियो लेक्चर्स को या अच्छे से पढ़ाई चैप्टर को, वो सिंपली बता दिए होंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आदर्श गैस हमने मान कर रखा था, एक कल्पना की थी आदर्श गैस होते हैं। ओके, आदर्श गैस में ये कहा गया था कि आदर्श गैस वे गैसें हैं जिनके अणुओं के बीच दोस्तों क्या हो, आकर्षण ना हो, बिल्कुल भी आकर्षण ना हो, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। ओके, लेकिन
देखा गया इन रियलिटी में ऐसा कोई भी गैस नहीं था जिसमें अणुओं के बीच आकर्षण ना हो, यानी सभी गैस के बीच में क्या था, आकर्षण था। H2 हो गया, O2 हो गया, इन सभी के अणुओं के बीच में क्या था, आकर्षण था। ओके, इसलिए ये क्या थे, आदर्श गैस नहीं थे। तो गैस से हमारी आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने से विचलन यानी कि वो चीज प्रदर्शित ना करना, उससे हट जाना, वो चीज ना दिखाना, वो गुण, तो उसे ही विचलन कहते हैं। तो वो गुण क्यों नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में आकर्षण था, तो इसलिए उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, इसलिए वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, छठवां एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 300 केल्विन तथा एक वायुमंडल दाब पर एक आदर्श गैस इतना लीटर का भार 9 ग्राम है, तो इसका अणु भार क्या होगा। देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें दी हुई हैं, तो कई सारी चीजें दी होती है तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पीवी इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, जहां पर आपको याद है R का मान होता है 0.0821 लेते हैं, तो सिंपली यही सारी सभी चीजें मान दी हुई यहाँ पर रखिए। दाब में कितना दिया हुआ है, एक वायुमंडल, एक रखा। आयतन में कितना दिया हुआ है, 8.2 लीटर। देखिए आदर्श गैस इतना लीटर यानी आयतन है, ये 8.2 रखा, बराबर नंबर्स ऑफ मोल, मोल की हमें मोल नहीं दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ मोल को हम क्या लिख सकते हैं, जब मोल नहीं दिया हो तो हम निकाल लेते हैं। नंबर्स ऑफ मोल क्या होता है भाई, नंबर्स ऑफ मोल हमारा दिया गया भार बटे अणु भार होता है, अणु भार और जो दिया हुआ है भार वो, तो ऐसे हम लिख देते दिया गया भार बटे में अणु भार। ओके, ये क्या है, अणु भार है हमारा, सिंपली इंटू में आर है 0.0821 इंटू में टेम्परेचर, ताप हमारा कितना है, ताप देखिए 300 केल्विन है, तो यहाँ पर 300 रखिए। हमें निकालना क्या है, हमें दिया भार हमें दिया हुआ है इतना का भार 9.0 ग्राम यानी 9 ग्राम है, यानी दिया गया भार हमें पता है, तो सिंपली यहाँ पर 8.2 इंटू में यहाँ पर बटे में ये चीज आ जाएगा, यहाँ पर 0.0821 और 300 भी यहाँ बटे में आ जाएगा, बराबर में ये W/M ही रहेगा, तो W का मान हमें दिया है 9, M यानी अणु भार, ये हमें क्या निकालना है, ओके, तो अणु भार आपको निकालना है, सिंपली यही आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करिए दोस्तों, सॉल्व करने के बाद जो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा वो बी वाला ऑप्शन होगा 27। इसको सॉल्व करना है, बस M यानी अणु भार का मान निकालना है, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर दशमलव वगैरह काटिए वगैरह, इसको सॉल्व करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आपको तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ओके, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। देखिए आगे बढ़ते हैं, 7वां एमसीक्यू देखते हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास और ऑप्शन बचे हुए हैं। 7वां एमसीक्यू है, दो गैसें के घनत्व का अनुपात दिया हुआ है 1:16, तो उनके विसरण की दर का अनुपात होगा। ओके, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसके बाद भी हमारा एक नियम होता है, ग्राहम बेल का नियम, ग्राहम बेल विसरण का कुछ नियम होता है, वो कहते हैं कि दो गैसें, उन दो गैसों के विसरण की दरों का अनुपात, विसरण का दर यानी पहले गैस के विसरण का दर, दूसरे गैस का विसरण का दर, इनका अनुपात किसके बराबर उन्होंने बताया था, इसके बराबर उन्होंने बताया था। ओके, तो हमें यही निकालना है, हमें दिया हुआ है घनत्व का अनुपात, यानी कि दो गैस का घनत्व का अनुपात D1 पहले गैस का घनत्व, दूसरे गैस का घनत्व का अनुपात 1/16 है। ओके, लेकिन हमें निकालना क्या है, R1/R2, तो सिंपली हम अंडर रूट में क्या रखेंगे, D2/D1 रखेंगे उनके फॉर्मूले के अनुसार। तो हमें दिया क्या है, हमें D1/D2 दिया, जबकि हमें D2/D1 चाहिए अंडर रूट में, तो इसका उल्टा ही ना है, ये चीज क्या है हमारा, इसका उल्टा है, तो यहाँ पर तो हमारा D2/D1 हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इसका उल्टा कर देंगे 16/1 हो जाएगा, तो अंडर रूट में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 16/1 रखेंगे, तो सिंपली आपका 16 का अंडर रूट बाहर आएगा, 4 हो जाएगा, एक रहेगा, यानी कि जो रेशो आएगा 4/1 यानी 4:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, हमें दिया कहते हैं D1/D2 दिया था, लेकिन अंडर रूट में हमें D2/D1 चाहिए था, यानी इसका उल्टा चाहिए था, तो हमने उल्टा कर दिया, D2/D1 कर दिया, ये भी पलट जाएगा, 16/1 हो जाएगा, बस इसी को अंडर रूट में रख दिया, तो आगे 4/1 यानी 4 रेशो हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया, सिंपली हो गया सॉल्व। 8वां देखिए एमसीक्यू, एक गैस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो ये देखिए कई बार आया हुआ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जब कोई भी गैस हमारी आदर्श व्यवहार क्या करती है, उच्च ताप तथा कम दाब प्रदर्शित करती है, यानी हाई टेम्परेचर हो एवं जो हमारा दाब हो वो क्या, लो हो, लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर हमारा कोई भी गैस होता है आदर्श व्यवहार लगभग प्रदर्शित करता है, 100% नहीं प्रदर्शित करता है, क्योंकि कोई भी गैस हमारी 100% आदर्श गैस नहीं होती है, लगभग प्रदर्शित कर देता है दोस्तों इस हाई टेम्परेचर एवं लो प्रेशर पे कोई भी गैस। ओके, तो ये याद रखिएगा आप। 9वां एमसीक्यू देखते हैं, किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए दाब का आधा तथा ताप को दुगना करने पर आयतन हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसी गैस का दिया गया द्रव्यमान है, हमें भार क्या दे दिया है, दे दिया गया है, ये चेंज नहीं होगा। जब हमें द्रव्यमान दे दिया होता है वो चेंज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ मोल क्या होते हैं, उसके कांस्टेंट होते हैं, ये चीज हमेशा पहले लिख दिया कीजिए, यानी नंबर्स ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें दी हुई हैं, तो आप सभी को पता चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, PV = NRT। ओके, और यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल तो कांस्टेंट है हमारे, इसको हटा दिए, और ये R तो हमारा गैस नियतांक होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, तो इसको हटा दिए। ओके, तो अब हम केवल हमें पता है PV बराबर हमारा क्या है, T है। अब हम जो भी बदलाव करेंगे, जो भी क्वेश्चन में छेड़छाड़ करने के लिए कहा गया है, वह केवल इसमें ही करेंगे, क्योंकि भाई जो हमारा कांस्टेंट है, जो हमारी नियत है,
वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बाद में वो कट ही जाएगा। ओके, तो उसका कोई महत्व नहीं है, जो कांस्टेंट है उसको पहले हटा दीजिए। ओके, फिर बदलाव कीजिए। तो आइए देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, बदलाव करने पर आयतन क्या होगा। तो पहले इनिशियली प्रारंभ में आप पहले आयतन देखिए, प्रारंभ में हमारा आयतन क्या है, v है, इसको अगर हम निकालेंगे तो t/p आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, छेड़छाड़ करने के बाद देखते हैं आयतन हमारा किसके बराबर होता है। छेड़ेंगे जो क्वेश्चन में कहा गया, स्टार्टिंग में तो हमारा जो आयतन है वो t/p है, लेकिन जैसे ही हम छेड़छाड़ करेंगे, छेड़छाड़ यानी कि जो क्वेश्चन में कहा गया है बदलाव करेंगे, क्या कहा गया है, द्रव्यमान के लिए दाब को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। यानी कि जो हमारा दाब है प्रारंभ में, तो ये दाब को हमने क्या कर दिया, अब आधा कर दिया, p/2 कर दिया। ठीक है, p/2 कर दिया। एवं दोस्तों हमने यहाँ तापमान को दुगना कर दिया, यानी टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, 2T कर दिया। तो हमसे पूछा है तब आयतन क्या होगा, तब जो आयतन होगा यहाँ पर v, उसको मान लेते हैं x, वो हमें निकालना है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2T, और यहाँ पर 2 गुणे हो जाएगा, यहाँ पर गुणे 2 बटे में ये p। तो सिंपली आप देख रहे हो x बराबर सिंपली हमें क्या मिला, यहाँ पर x बराबर हमारा सिंपली हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा, t/p। ओके, तो यहाँ पर ये t/p हमारा क्या है, t/p हमारा आयतन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4v हो जाएगा। यानी कि जैसा ही छेड़छाड़ करेंगे तो जो आयतन है वो 4 गुना हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक करोगे। इसलिए हो गया दोस्तों इस एमसीक्यू का आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को पूरा जोर देकर भी और भी एमसीक्यू बचे हुए हैं, फिर एंड करते हैं इस वीडियो का। ओके, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो आइए देखते हैं 10वां एमसीक्यू है, आदर्श गैस के लिए दाब P, तापमान T तथा गैस स्थिरांक R के पदों में प्रति लीटर मोलों की संख्या हमें बतानी है क्या होगी। ओके, तो हम सभी जानते हैं PV बराबर nRT होता है, हम सभी जानते हैं। हमसे पूछा क्या है, प्रति लीटर मोलों की संख्या, यानी नंबर्स ऑफ मोल निकालने हैं, नंबर्स ऑफ मोल हमें निकालने हैं कब, जब क्या हो, प्रति लीटर, यानी 1 लीटर के लिए वॉल्यूम कितना हो, 1 लीटर हो, तब हमें नंबर्स ऑफ मोल निकालने। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ मोल को यहाँ पर रोक दीजिए और RT को भगा दीजिए यहाँ से, जब ये भाग के उधर जाएंगे तो यहाँ पर पीवी के नीचे आ जाएंगे। चलिए ये आगे। ओके, और कुछ करना है सर, यहाँ पर प्रति लीटर पूछा है, यानी वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर होगा। तो वॉल्यूम को यहाँ पर जैसे ही आप 1 रखेंगे तो P मल्टीप्लाई बाई 1 बटे RT, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, P बाई हमारा RT हो जाएगा। तो P बाई RT ऑप्शन नंबर सी, इस तरह आप टिक कर दोगे। बहुत सिंपल एमसीक्यू होता है, इस तरह के बहुत आते हैं। ओके, तो ये 10 एमसीक्यू हमने आपको करा दी। 11वां एमसीक्यू हमने आपके लिए दिया हुआ है। जी हाँ, आपको भी इसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखें आप कितने अच्छे से इसका आंसर करते हो, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। यहाँ पर स्थिर क्या है क्वेश्चन, स्थिर दाब पर जो हमारा आयतन होता है वह तापमान के समानुपाती होता है, यह किस नियम में कहा गया था, बॉयल के नियम में, चार्ल्स के नियम या गैलुसिक के नियम में। ये कैसे पता करोगे, आपको ट्रिक पता है, PVT बॉयल चार्ल्स, यहाँ पर गैलुसिक लिखते थे, बस देख लीजिए एरो इस तरह बनाते थे। कहां पर हमारा दोस्तों ये नियम आ रहा है, V समानुपाती कहां पर हो रहा है टेम्परेचर के, आप समझ गए होगे इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। देखते कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ऑप्शन है ये आपके सामने, कमेंट जल्दी से कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप करते हैं इस वीडियो को एंड। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ऐसे यूजफुल वीडियो को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी ऐसे वीडियोस का फायदा उठाते रहे। ओके, तो आप मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये रही कुछ और वीडियोस चैप्टर वाइज केमिस्ट्री व फिजिक्स के, जिसे आप देखकर सीख सकते हो और भी बहुत चीजें। ओके, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद। चलिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।